हेलो एवरीवन, हम लोग जो है पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख रहे हैं 2024 का। ये बीयू का क्वेश्चन पेपर है हमारा। सर सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग एसजीआई। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा वीडियो जो है 2-3 पार्ट में है, तो आप बाकी पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, ऑल पार्ट्स आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी पार्ट से रिपीट कर सकता है। बात समझ में आ रही है? सारा पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारा पार्ट देख लेना है। उसके बाद अगर किसी को ऑडियो का इशू आ रहा है तो आप ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। लो वॉइस लग रहा है, आप ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सर? पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड डिजास्टर? इसमें से मैन मेड डिजास्टर कौन है? मैन मेड करने का मतलब जिसको इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। टेररिज्म, आतंकवाद। ठीक है, ये भी हमारा मैन मेड डिजास्टर है। मेजर फायर, आग कौन, भगवान थोड़ी लगाता है, हम लोग खुद लगाते हैं, तो ये भी मैन मेड डिजास्टर है। पॉल्यूशन, ठीक है, ये भी हम लोग के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें से सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसमें सही होगा। ठीक, देखिए आपको अगर लगता है ना किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा, बात समझ में आ रही है? आपको लग रहा है कि अलग अलग बुक में सर अलग अलग आंसर दे रहा है, तो आप जो है, आप हमको अपना आंसर मेरे तक पहुंचा सकते हैं। एक वैलिड प्रूफ के साथ पहुंचाइए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम अपना चेंज कर लेंगे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। फ्लड्स को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? फ्लड मतलब क्या हो गया? बाढ़। बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? एफॉरेस्टेशन, इसका मतलब क्या होता है? पेड़ लगाना। कटिंग द फॉरेस्ट, अगर पेड़ काटते हैं। टाइलिंग द लैंड, जमीन पे हम लोग टाइल्स बिछा देते हैं। ये काम तो सर बेवकूफी वाला है। ठीक है, रिमूविंग द टॉप सॉइल, टॉप सॉइल को हटाने से फ्लड बच जाएगा? नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? एफॉरेस्टेशन इसका सही आंसर होगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, एफोरेस्टेशन। अगला सवाल क्या कहता है, बाई हाउ मच। ठीक है, बाई हाउ मच हैज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड इवर सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना बढ़ गया है? ठीक है, तो ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुका है हमारा। ठीक ना, कितना बढ़ गया सर? 50% के आसपास बढ़ चुका है। ठीक है, पहले हमारा 280 ppm था। ठीक है, पहले हमारा 280 के आसपास था, 250 280 के आसपास पीपीएम था। अभी जो है 450 400 के आसपास हमारा हो चुका है। तो लगभग हमारा डबल हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लेकिन 50% है नहीं, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है 40 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? 40 को कंसीडर करेंगे। तो पहले एक्चुअली जो है, जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1750 के आसपास, तो उस समय हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना था? अप्रॉक्स था 280 पीपीएम के अप्रॉक्स था। ठीक है, अभी जो कि 400 या 400 प्लस हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा जो 40% इंक्रीज किया है। ठीक है, मोर देन 40% है, 50 के अप्रोक्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में 50 नहीं दिया हुआ है, तो 40 हम लोग लेके चल रहे हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर? थर्ड, यानी कि 40% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, व्हाट टाइप्स ऑफ पीपुल वेयर पिरामिड्स बिल्ट फॉर? पिरामिड्स किसके लिए बिल्ड किया गया था? ठीक है, तो एक ऑप्शन क्या है, वेल्दी पीपुल, अमीर लोगों के लिए। पहारोज, उसके बाद है द गॉड, ऑल ऑफ द अबव। देखिए पहारोज क्या होता है? ठीक है, राजा और रानी को हम लोग पहारोज कहते थे। ठीक है, किंग और क्वीन, इसमें कौन आता है सर? किंग आता है और क्वीन आता है। बात समझ में आ रही है? राजा और रानी इसमें आता है। तो हमारा जो पिरामिड्स किसके लिए बिल्ड किया गया था? पहाड़ों के लिए बिल्ड किया गया था, कि अमीर लोगों के लिए, कि भगवान के लिए, किसके लिए किया गया था? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का ना ऑप्शन आपको अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिल सकता है। बहुत जगह ऑल ऑफ द एबव भी लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत जगह लिखा हुआ है ये। लेकिन मेरे अनुसार से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है? जो करेक्ट आंसर है मेरे अनुसार वो क्या है सर? इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, पारोस। राजा रानी के लिए ये जो है हमारा पिरामिड्स बिल्ड किया गया था। बात समझ में आ गई? देखिए आप अपना सोर्स देख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा वाला सही, तो आप हमको बताइए। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा कहता है, अच्छा देखिए आपको एक बात बताते हैं, आपको जो है ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए। हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपके काम का बहुत सारा लिंक वगैरह होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ऐप का लिंक। अच्छा, ये पीडीएफ आपको जो है या तो हमारे ऐप पे मिलेगा,
ठीक ना, या नहीं तो हमारा टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको दोनों जगह चेक कर लेना है कि कहाँ पे पीडीएफ अपलोडेड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वेयर इज लोकेटेड द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो ये हमारा सर इराक में लोकेटेड है। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन कहाँ लोकेटेड है सर? ये हमारा सर कहाँ लोकेटेड है? इराक में लोकेटेड है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इराक। अगला सवाल क्या कहता है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। इसमें से कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है, मतलब कौन सा पॉलीमर नहीं है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारा प्रोटीन भी पॉलीमर है, लिपिड जो है पॉलीमर नहीं है। बात समझ में आ रही है? लिपिड पॉलीमर नहीं, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिपिड, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिपिड जो है हमारा पॉलीमर नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो है अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बिल्ट इन्वायरमेंट मीन्स, ये जो हमारा शब्द है बिल्ट, बिल्ट का मतलब क्या होता है? जिस चीज को हमने बना दिया है, निर्माण कर दिया है। ठीक है, बिल्ट इन्वायरमेंट में हमारा बिल्डिंग आता है। इसमें क्या क्या चीज आता है सर? बिल्डिंग्स बना दिया हमने, रोड बना दिया हमने सर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बना दिया है, पहले बगीचा हुआ करता था लेकिन अब पार्क्स हमने बना दिया है सर। उसके बाद हमने सर वाटर सिस्टम तैयार कर दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज हमने जो है निर्माण कर लिया है अपने सुविधा के लिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्ट इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बिल्ट इन्वायरमेंट में हमारा क्या आता है? मैन मेड स्ट्रक्चर, बिल्डिंग रोड तो मैन मेड स्ट्रक्चर है, हाँ सर ये आता है। फीचर्स भी आता है, सुख सुविधा भी आता है, फैसिलिटीज वगैरह आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैन मेड में हमारा क्या क्या आ जाएगा सर? मैन मेड में हाउस, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिज आ जाएगा। फीचर्स में आपका पार्क आ जाएगा, प्लाजा आ जाएगा, साइड वॉक आ जाएगा, अर्बन लैंडस्केप, ग्रीन स्पेस, ये सब आ जाएगा। फैसिलिटीज में हमारा सर ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। ठीक है, यूटिलिटी नेटवर्क जैसे कि वाटर, एनर्जी, ये सब जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये सबको अच्छे से देख के जाइए, क्वेश्चन यहाँ से रिपीट कर सकता है हमारा, समझ गए ना? चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, आई एफ एम ए मीन्स। देखिए आई एफ एम ए का हमसे फुल फॉर्म पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये रिपीट भी कर जाए, ठीक ना? तो आई एफ एम ए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है हमारा सर? आई एफ एम ए हमारा क्या होता है? आई एफ एम ए मतलब हो जाएगा हमारा सर इंटरनेशनल फैसिलिटीज मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल फैसिलिटीज मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा सर? इंटरनेशनल फैसिलिटीज मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा आंसर। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये रिपीट कर सकता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, द स्ट्रक्चरल कंक्रीट स्लैब पैनल्स कैन बी रिपेयर्ड बाय। देखिए हमारा जो स्ट्रक्चरल कंक्रीट स्लैब पैनल्स है, इसको कौन रिपेयर कर सकता है? एक्सटर्नल बॉन्डिंग, इंटरनल बॉन्डिंग, स्ट्रेस लोडिंग, लेयर्ड बॉन्डिंग। इसका सही आंसर होगा एक्सटर्नल बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चरल कंक्रीट स्लैब पैनल को रिपेयर करने के लिए हमारा क्या चाहिए सर? एक्सटर्नल बॉन्डिंग चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रैक्स कैन ऑकर इन ए बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग में कितना तरह का क्रैक ऑकर कर सकता है? तो ये हमारा जो है दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला हमारा होता है सर नॉन मूविंग क्रैक, नॉन मूविंग क्रैक, और दूसरा हमारा क्या होता है? मूविंग क्रैक होता है। बात समझ गए? तो हमारे पास सर मेनली जो है दो तरह का क्रैक होता है, नॉन मूविंग और मूविंग। ठीक है, तो हमारे पास इसको क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। हमारे पास कितना तरह का हो जाएगा सर? दो तरह का क्रैक होता है किसी बिल्डिंग में। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे।
तो हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, डिफाइन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्या है उसको परिभाषित कीजिए। व्हाट इज द स्कोप ऑफ वर्क इन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का जो अलग अलग ब्रांच है उसमें काम का क्या स्कोप है। सिविल इंजीनियरिंग का अलग ब्रांच क्या है, जैसे आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जिसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं, इसमें मिट्टी से रिलेटेड काम होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है सर, ठीक है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग होता है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग का जो भी ब्रांच है उसका क्या स्कोप है सर, उसमें क्या काम हमको मिल सकता है, जॉब का क्या है सर, क्या क्या काम कर सकते हैं, तो वो सब चीज आपको बताना है। और सबसे पहले आपको क्या बताना है कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है। बात समझ गए ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं कि सिविल क्या है सर। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब आप क्या समझते हैं, हमारे आसपास जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यही तो सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जो किससे डील करता है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग की कैसे कैसे काम करना है, उसका डिजाइनिंग की लंबाई चौड़ाई क्या होगा, कंस्ट्रक्शन मतलब उसका निर्माण कैसे करेंगे, कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, उसका मेंटेनेंस वगैरह कैसे होगा, जैसे रोड बना दिया रोड का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज से सिविल इंजीनियरिंग डील करता है। तब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या क्या बनता है सर, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग सर बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिज पुल बनाते हैं, डैम बनाते हैं, कैनाल यानी कि नहर बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, एयरपोर्ट वगैरह बनाते हैं, इन्वायरमेंटल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो सिविल इंजीनियरिंग क्या, इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जो किससे डील करता है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन मेंटेनेंस, किस चीज का सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है सर, इसमें क्या क्या हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सर बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, पुल, सॉरी ब्रिज यानी पुल हो गया, डैम बनाते हैं, कैनाल नहर बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के तहत बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है सर, स्कोप ऑफ वर्क इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का जो अलग अलग ब्रांच है उसमें वर्क का क्या स्कोप है। तो सर सबसे पहला इसका ब्रांच हमारा क्या, मान के चलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ठीक है। तो हम लोग जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, टावर हो गया, टावर मतलब लंबा लंबा जो टावर होता है, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, ये सब चीज का हम लोग डिजाइनिंग करते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम लोग जो है इसके ऊपर लगने वाला लोड को, स्ट्रेस को, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारा पढ़ते हैं। जैसे किसी ने बुर्ज खलीफा बना दिया, ठीक है। अब जो है वो बनाने से पहले सोचा होगा ना कि इतना ऊंचा बना रहे सर, अगर हवा का प्रेशर लगा, ठीक है, एयर प्रेशर रहा तो हमारा क्या नुकसान होगा सर, ठीक है, इतना लोड ये कैसे लेगा। तो ये सारा चीज का जो डिजाइन एनालिसिस है वो सब किसके अंदर आता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग या कोई तरह का स्ट्रक्चर हमारा जो है उसमें क्रैक देखने को मिल रहा है, टूटने को देखने को मिल रहा है, तो उसका मेंटेनेंस या रिपेयर का काम भी हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ही आता है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आप समझ गए सर। इसमें हमारा क्या करते हैं, जो भी बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है जैसे पुल हो गया, हमारा बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, ठीक है, ये सब चीज का हम लोग इसमें डिजाइनिंग करते हैं। मेनली हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं करते, डिजाइन करते हैं कि इसमें कितना लोड लगेगा, इसका हाइट इतना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सब तय होता है। उसके बाद हमारा था जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसी को हम लोग सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि आपका कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं सॉइल पे ही होता है या सॉइल से रिलेटेड ही होता है। तो एज ए गुड सिविल इंजीनियर अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो आपको सॉइल का नॉलेज जो है बहुत तगड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। आपको सॉइल का नॉलेज क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। तो सॉइल वाला का क्या स्कोप है सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल एंड रॉक प्रॉपर्टीज, हमारा जो भी सॉइल या रॉक है उसका प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करना सर। हमारा फाउंडेशन से रिलेटेड हम लोग काम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी एनालिसिस वगैरह देखते हैं कि अगर मिट्टी का ढेर है तो वो मिट्टी हमारा जो है कट के गिर ना जाए। बात समझ में आ रही है। तो ये सारा चीज हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला चीज अब जो देखेंगे वो हमारा क्या है सर, वो हमारा है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सिविल का एक और ब्रांच है वो क्या है सर, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ब्रांच है, जिसमें कि हम लोग प्लानिंग या डिजाइन करते हैं किसी भी हाईवे का, रेलवे का, एयरपोर्ट का और पोर्ट का। बात समझ में आ रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला चीज है, रोड, रेलवे, हवाई
और पोर्ट, ठीक है, ये सब चीज को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग वगैरह देखते हैं कि हमारा किसी भी एरिया में अगर जाम लग रहा है तो उस जाम से कैसे निजात पाया जा सकता है, ठीक ना। उसके बाद हमारा रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ने लगा है तो हम लोग सेफ इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज इसके अंदर आ जाता है। अगला सवाल, अगला ब्रांच जो है वो है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स कहने का मतलब पानी वाला जो हिस्सा है, तो इसमें हम लोग सर डैम बना सकते हैं, रिजर्वायर यानी कि पानी स्टोर करने वाला जगह बना सकते हैं, नहर बना सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं, खेतों तक सही से पानी आए सर, ठीक है। वाटर सप्लाई हम लोग देख सकते हैं कि लोगों तक सही से पानी पहुंच सके, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। तो ये सब चीज जो है इसके अंदर आ जाता है। ये सब तरह का काम हम लोग जो है किसके अंदर देखते हैं, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में देखते हैं, ठीक ना। चलिए अगला हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारा क्या होता है सर, इसमें हम लोग जो है मेनली जो है हमारा घर के अंदर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या करता है, हमारा घर के अंदर जो पानी जाता है जिसको हम लोग रॉ वाटर कहते हैं, पीने का पानी, ठीक है, उसको साफ करके पीने का पानी पहुंचाते हैं। फिर घर से जो हमारा नाली का पानी निकलता है, ठीक है, यानी कि वेस्ट वाटर, ठीक है, उसको हम लोग ले जाके ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वापस से नदी या वाटर सोर्स में डाल देते हैं। तो यही चीज है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। यानी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हमारे पर्यावरण में जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, जो भी गंदगी हो रहा है उसका हम लोग इलाज करने का काम करते हैं, किसमें, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। जैसे एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट, हमारा कचरा, कूड़ा कचरा फेंका हुआ गार्बेज वगैरह, उसको हम लोग डिस्पोज करने का काम करते हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। तो इसमें काम भी बहुत है सर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है बहुत बड़ा ब्रांच है सर। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्या आता है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं सर, कोई भी तरह का आपको प्रोजेक्ट मिला है, कोई भी तरह का हमको कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होगा, कितना दिन में होगा, ठीक है, उसका कब कब कौन सा काम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो जब हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसमें प्लास्टर का काम कब शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है दीवार जोड़ने का काम कब करेंगे, तो ये सारा चीज जो है इसके अंदर आ जाता है। बात समझ गए। चलिए उसके बाद लास्ट में हमारा सर सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा ब्रांच है, वो हमारा क्या है, सर्वेइंग एंड ज्योमेटिक्स। सर्वेइंग एंड ज्योमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग मेजरमेंट करते हैं अर्थ का, ठीक है, हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं अर्थ का। हम लोग धरती को जो है नापने का काम करते हैं, हमारा जो धरती है उसमें सर कहाँ पे कौन सा चीज है, एक दूसरे का हम लोग सर पोजीशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आज समझ में आ रही है कि कोई भी पॉइंट हमारा कहाँ लोकेटेड है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जीपीएस। जैसे आप गूगल पे खोलते हैं ना, गूगल मैप खोलते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं ना कि हमारा जो है पटना जंक्शन स्टेशन किधर है, ठीक है, यहाँ से गांधी मैदान कितना दूर है, तो इससे हम लोग जो ये किसी चीज को लोकेट करते हैं, ये सारा चीज किसके अंदर आता है, सर्वेइंग में ही आता है, ठीक है। और ये सब जो हमारा जीपीएस वगैरह तैयार किया गया है सर्वेइंग की मदद से ही किया गया है। आप समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, हो सकता है आप सर्वेइंग पढ़ लिए हो, उसमें आपको ये सब चीज समझ में नहीं आया हो, लेकिन ये होता वहीं से है। समझ गए, जीपीएस जीआईएस ये सब आपको वहां पे पढ़ना है, टोटल स्टेशन सब पढ़ना है वहां पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। वार्म मतलब क्या होता है, गर्म होना, ठीक है, वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म होना, ठीक है। ग्लोबल मतलब एक तरह से दुनिया, ठीक ना। दुनिया में अभी आप देखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ गया है, दुनिया हमारा जो है गर्म होने लगा है, बर्फ ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगा है, तो ग्लोबल वार्मिंग वही तो है, ठीक है। कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं और इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। क्या बताना है सर, कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो वार मतलब गर्म हो गया, आइए हम लोग समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। ग्रेजुअल इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे जो हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज किया है, ठीक है, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे कि आपको बता रहे हैं अभी हमारा जो है पारा जो है 44 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस भी पारा चला जाता है गर्मी के दिन में। हमारा टेम्परेचर 44 डिग्री 45 डिग्री भी जा रहा है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, इतना टेम्परेचर नहीं जाता था, ठीक है। पहले हमारा जो है 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमारा टेम्परेचर होता था, टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता था। अभी जो है 44 45 जा रहा है। ये 44 45 जो जा रहा है किसकी वजह से जा रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जा रहा है।
ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग हमारा क्या है सर, कि धीरे धीरे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है वही हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। बात समझ में आ रही है, ये जो हमारा धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे आसपास के वातावरण में जो टेम्परेचर चेंज देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वही हमारा क्या सर, ग्लोबल वार्मिंग है। ये मेनली होता किसकी वजह से, एक्सेसिव इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में इमिट होने लगे उसके वजह से ये होता है। अब सवाल है कि सर ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सब की वजह से हमारा क्या होता है सर, ग्लोबल वार्मिंग होता है। बात समझ में आ गई। चलिए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो है, ये जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये गैस क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, अपने में हीट पकड़ के रखता है। बात समझ में आ रही है, और जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट वगैरह चेंज हो रहा है, हमारा धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक ना, ये जो हमारा है ये लोग क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, धूप जब आता है तो धूप को अपने में पकड़ के रखता है। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है सर, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसका मतलब तो हम लोग समझ गए। चलिए अब जो है कुछ ह्यूमन का एक्टिविटी, जो है इंसान का कुछ हरकत, जैसे कि फॉसिल फ्यूल को जलाना। ठीक है, फॉसिल फ्यूल मतलब हमारा जो भी फ्यूल है, जैसे कोयला वगैरह हो गया, तो वो सब चीज को हम लोग जला रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, हम लोग जो पेड़ काट रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह लगा रहे हैं, तो ये सब की वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बात समझ में आ रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल का जलाना कम करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ जो काट रहे हैं, हमको अब क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, यानी कि पेड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह लगा रहे हैं तो इंडस्ट्री का लगाने का संख्या हमको कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो ये सारा चीज हम लोग करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। बात समझ गए। चलिए अगला सवाल, सॉरी इसी में हम लोग जो है क्या देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रोल मेजर्स देख लेते हैं, कि हम लोग जो है ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सबसे पहला पॉइंट तो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि आप जो है फॉसिल फ्यूल को जलाना कम कीजिए। ठीक है, आपको जो है फॉसिल फ्यूल के बदला क्या इस्तेमाल करना है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सब का आप इस्तेमाल कीजिए। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अगला सवाल, अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एफॉरेस्टेशन, यानी कि आपको पेड़ पौधा ज्यादा से ज्यादा लगाना है। प्लांट ज्यादा लगाइएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं रहेगा तो हीट को ट्रैप कौन करेगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस है, ये जब धूप पड़ता है तो ये हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है, हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बात समझ में आ रही है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको खत्म कौन कर सकता है, बचपन से फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे, तो इसको खत्म कौन कर सकता है, प्लांट खत्म कर सकता है सर। इसलिए अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट्स देख लेते हैं सर, और क्या क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग सर इंडस्ट्रियल इमिशन को कंट्रोल करेंगे, हमारा इंडस्ट्री से लगने वाला जो भी पॉल्यूटेंट है, जो भी हानिकारक चीज है, उस पर हम लोग कंट्रोल करेंगे। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन पे हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग ज्यादा करेंगे सर। जैसे कि साइकिल वगैरह का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, साइकिल तो जीरो पॉल्यूशन है सर, उसमें तो कोई मशीन भी नहीं लगा हुआ है। ठीक ना, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, जिसमें का आपका साइकिल आ जाता है, रिक्शा वगैरह आ जाता है, ये सबसे अच्छा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आपको जो है पेट्रोल और डीजल का व्हीकल को इस्तेमाल करना कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ये सब चीज हमारा जो है इसके अंडर आ जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा जो है वेस्ट मैनेजमेंट आता है। वेस्ट मैनेजमेंट मतलब हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। आपको क्या करना है, आप जो कचरा फेंक रहे हैं उसको आप क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए, मतलब कचरा कम जनरेट कीजिए, उसको दोबारा इस्तेमाल कर लीजिए। हो सकता है तो उसको रिसाइकल कर लीजिए। मान के चलो तुम्हारा कोई प्लास्टिक का चेयर है, वो चेयर हमारा जो है बेकार हो गया, तो प्लास्टिक को पिघला के प्लास्टिक का कोई दूसरा सामान बना लो। बात समझ में आ रही है ना, तो ये सारा चीज जो है इसके अंडर आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है सबसे अहम काम क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है, पब्लिक अवेयरनेस करना है, लोगों को समझाइए कि हमारा जो है धरती पर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर वगैरह पिघल रहा है, तो इससे बचने का हमारे पास ये सब ऑप्शन है। ठीक है, आपको क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करना है, पेड़ पौधा ज्यादा लगाइए, ये सब चीज लोगों को जाके बताइए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, रिसेंटली विच एनर्जी इज डिक्लेयर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी बाय जीओआई। जीओआई का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआई का क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारा किस
एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब वो एनर्जी जो कि कभी खत्म नहीं होगा, वो दोबारा जनरेट हो सकता है। जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी हो गया, धूप कभी भी आना बंद नहीं होगा, ठीक है, रोज धूप आएगा सर, ठीक है। हमारा हवा चलना कभी बंद नहीं होगा, विंड एनर्जी, ये सब क्या रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल हमारा क्या हो गया, जैसे कि कोल हो गया, एक समय के बाद कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि वर्तमान में किसको रिन्यूएबल एनर्जी के श्रेणी में भारतीय सरकार ने जगह दी है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट। इसको जो है रिन्यूएबल एनर्जी का दर्जा दिया गया था, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 25 मेगावाट से ज्यादा कैपेसिटी वाला है, उसको आप लोग किसके अंदर रख रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, इम्पैक्ट ऑन टोटल एनर्जी जनरेशन ऑफ द कंट्री। हमारा जो है हाइड्रो पावर का टोटल एनर्जी जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा। बात समझ गए। इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी शेयर, अगर आपका रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज करता है तो इसमें हमको क्या शेयर करता है, इंक्लूजन ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर, ठीक ना। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो पावर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बिजली जो है वो कहाँ से चलेगा सर, हाइड्रो पावर से चलेगा, यानी कि पानी के सहारे हम लोग बिजली उत्पन्न करेंगे। अभी हमारा जो है एनटीपीसी वगैरह जो है वो हमारा किससे चल रहा है, कोयला से चल रहा है, ठीक ना। कोल के सहारे हम लोग बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं क्या सर, ये जो है हमारा हाइड्रो पावर के अनुसार, यानी कि पानी से हमारा बिजली उत्पन्न हो, क्योंकि पानी हमारे आसपास बहुत ज्यादा है, वो तो खत्म नहीं होगा। तो हम लोग चाहते हैं ना कि पानी से बिजली उत्पन्न हो। बात समझ रहे। एनर्जी सॉरी, ये हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी को शेयर करता है। दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी देता है, ठीक है। हमारा जो फॉसिल फ्यूल है ये सब एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको एनर्जी सिक्योरिटी देता है। पानी तो हमारे आसपास बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो पानी तो कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए हमको एक तरह से क्या देता है, एनर्जी सिक्योरिटी देता है। ग्रिड स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हाइड्रो पावर जो है ये एक रिलायबल मतलब भरोसेमंद और फ्लेक्सिबल पावर जनरेशन चीज है। मतलब इससे जो है आप बिजली आसानी से जनरेट कर सकते हैं, हमारा जो इसमें बहुत ज्यादा तिग्रम नहीं है। बात समझ में आ रही है। और ये हमारा जो भरोसेमंद भी है, ठीक है। रिडक्शन इन कार्बन इमिशन, जैसे कि मान के चलो कि अब हमारा जैसे जैसे एनटीपीसी जो है, ठीक है, एनटीपीसी में हम लोग कोयला डालते हैं। बात समझ में आ रही है। एनटीपीसी में हम लोग क्या करते हैं, कोयला डालते हैं, फिर वहां से हमारा बिजली उत्पन्न होता है। लेकिन जब हमारा हाइड्रो पावर चलेगा सर, उसमें कोयला डालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। वहां तो सारा खेला पानी से होगा, तो जब खेला सारा पानी से होगा तो वो क्या होगा, कार्बन का इमिशन क्या करेगा, कम करेगा। कार्बन इमिट ही नहीं होगा, पानी में कार्बन थोड़ी होता है, पानी में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो कार्बन का इमिशन कम होगा, जिससे कि हमारा जो है ग्रीन हाउस इमिशन कम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो सब घटेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, ये सब क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, एकदम इम्पोर्टेंट है भाई। ये जो है ना एकदम इम्पोर्टेंट है, रिपीट करेगा, ये सबको अच्छे से देख के जाइएगा। अगला सवाल हम सॉरी अगला पॉइंट क्या कहता है कि ये जो है नेशनल टारगेट को सपोर्ट करता है, कि अगर आप क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाहते हैं, तो हमारे आसपास पानी का मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए सर, इसलिए आपको जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए अगला पॉइंट हम लोग इसमें देख लेंगे, लास्ट पॉइंट की रीजनल डेवलपमेंट होता है। अगर मान के चलो कहीं पे आप लोग किसी भी तरह का प्लांट लगाते हैं, तो उससे आसपास के लोगों को फायदा होता है, मतलब वहां का विकास होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, तो ये सब हम लोग पॉइंट देख लिए। अब हम लोग जो है इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद का अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो वीडियो होगा नेक्स्ट पार्ट, उसको आप अच्छे से देखिएगा, यानी कि पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसको आप देखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी रिपीट कर सकता है। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए सारा चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट वगैरह रहता है, तो आप हमसे कमेंट में, चैट पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां मन करे वहां पूछिए, ठीक ना। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल क्या कहता है, हाउ डज द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझते हो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो समझते हो ना, हमारा जो रोड बनाते हैं, रोड हो गया, पुल हो गया, बिल्डिंग हो गया, हाईवे वगैरह सब जो है ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है, ठीक है। तो हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो इससे हमारा देश का विकास में क्या
योगदान है सर। और रोजगार कैसे मिलता है ये बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। रोजगार कैसे मिलेगा ये आप हमको समझाइए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि हमारा जो है सर इससे रोजगार कैसे मिलता है। तो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे कि हम लोग रोड वोड बना दिए, ठीक ना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जनरेट्स लार्ज स्केल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मान के चलो रोड बन रहा है, तो रोड बनने में हजारों हजार मजदूर भी तो लगेगा भैया। ठीक है, तो मजदूर को काम तो मिल रहा है ना, ठीक ना। या फिर इंजीनियर वगैरह लगेगा, ठेकेदार लगेगा, उसमें मशीन ऑपरेट करने वाला आदमी लगेगा, जैसे जेसीबी चलाने वाला लगेगा। मान के चलो कि एक रोड बन रहा है, उसमें 10 गो जेसीबी चल रहा है, तो 10 आदमी को रोजगार मिला कि नहीं मिला? ठीक है, तो हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो हमारा क्या करता है सर? एम्प्लॉयमेंट देता है डायरेक्ट। कब? जब हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के समय में ही बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता है सर। बात समझ में आ रही है ना? जिस समय रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, उसमें बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का अगर बात किया जाए, इज क्रिएटेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, स्टील। अच्छा, अब जो हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होगा उसमें हमारा सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, मशीन वगैरह लगेगा, तो ये सब कहाँ बन रहा है? ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बन रहा है। तो ये सब फैक्ट्री में भी हमारा क्या होगा? रोजगार होगा। इस सब फैक्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में हमारा जो मजदूर जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो नौकरी सब तरफ से आ रहा है। पहला तो जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, डायरेक्ट आप जाके रोड बनाने में लग जाइए, नौकरी मिल गया। दूसरा क्या है? रोड बनाने में या घर बनाने में हमारा क्या लग रहा है? सीमेंट लग रहा है। ठीक है, तो सीमेंट वाला इंडस्ट्री में जाके आप काम कीजिए, तो वहां पे भी आपको रोजगार मिल गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार हमारा सर मिल ही रहा है, आपको दिख रहा होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट्स इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट्स क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म जॉब्स। ठीक है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो इसमें जो है कुछ इंडस्ट्री या इन्वेस्टर्स आते हैं, जिससे कि हमको लॉन्ग टर्म का जॉब मिलता है। जैसे आप सुनिएगा, एक कंपनी है L&T करके, ठीक है, वो ऑल ओवर इंडिया में जो है उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये कंपनी को लगभग सब जगह प्रोजेक्ट मिलते रहे, तो ये लंबे समय तक जाएगा। अगर कोई आदमी L&T में एज ए इंजीनियर ज्वाइन कर लेता है तो उसको जीवन भर का नौकरी दे सकता है L&T। बात समझ में आ रही है? या फिर हमारा जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, बात समझ गए? अगर कोई बंदा ने अल्ट्राटेक सीमेंट ज्वाइन कर लिया तो जीवन भर सीमेंट बिकेगा सर, तो जीवन भर आपको अल्ट्राटेक में जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है लॉन्ग टर्म जॉब भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आज ही मिलेगा कल भगा देगा, वैसा काम नहीं होगा। उसके बाद हमारा सर क्या है सर? स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भी होता है। जैसे कि आपको जो है नया नया चीज अभी मार्केट में आ गया है, उसका डिमांड है, तो आपका स्किल डेवलपमेंट भी होगा। जैसे अभी ऑटो कैड का डिमांड है, बात समझ में आ रही है? अगर आप ऑटो कैड सीखिएगा तो आपका भी स्किल डेवलपमेंट होगा। इफेक्ट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर भी असर पड़ता है हमारा। ठीक है, हमारा जो रहन सहन है उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारा। चलिए, अगला हमारा क्या? इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रेवल टाइम एंड कॉस्ट। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा अच्छा हो जाए तो हमको कहीं भी जाने में टाइम और पैसा दोनों बचता है सर। ठीक है, बेटर वाटर सप्लाई सैनिटेशन एंड हाउस इम्प्रूव हेल्थ एंड हाइजीन। अगर आपका जो है सर पानी का सप्लाई ठीक ठाक होगा, ठीक ना, लोग जो है उससे क्या होगा? सही पीने का पानी मिलेगा, टॉयलेट वगैरह साफ रहेगा, आपका घर का आसपास का कचरा नहीं रहेगा सर। आपके घर से कचरा उठा लिया जाएगा, तो आपका जो है हेल्थ अभी अच्छा रहेगा और हाइजीन भी अच्छा रहेगा। रिलायबल पावर सप्लाई इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी। रिलायबल पावर सप्लाई जो है ये हमारा क्या करता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी को अच्छा बनाता है सर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारा सर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आदमी का रहन सहन भी बढ़िया होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि जो है अभी के समय में आपको जो है स्कूल वगैरह बढ़िया बढ़िया मिलने लगा है सर, हॉस्पिटल में सुख सुविधा बढ़ गया है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया? लोगों का रहन सहन भी अच्छा होने लगा है। ठीक है, पहले लोग जो है गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते थे, जब किसी को चोट वोट लग जाता था तो गंदा कपड़ा से पोंछ पाछ करना शुरू करता था। अब जो है कॉटन जो है आसानी से मिल रहा है, तो साफ सुथरा चीज से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। सैनिटरी पैड का आप नाम सुने होंगे, ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हमारा सुख सुविधा बढ़ रहा है, हॉस्पिटल्स वगैरह इंप्रूव हो रहा है सर। ठीक ना, स्कूल का संख्या बढ़ रहा है। स्कूल का संख्या बढ़ रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं। लोग शिक्षित होंगे तो उनको जानकारी होगा, वो उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से सर हमारा जो है बहुत कुछ देखने को मिलता है सर। इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट रेजेस इनकम लेवल्स एंड रिड्यूसेस पॉवर्टी। अगर आपका जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा तो लोगों का जो है इनकम बढ़ता है।
ठीक है, काम मिलेगा तो इनकम, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा ना तो गरीबी खत्म होगा भैया। ठीक है, अगर आपको देश से गरीबी खत्म करना है तो आपको क्या देना होगा, रोजगार देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारा चीज जो है यहाँ पे हमारा जो है सर इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अगर हम कहेंगे ओवरऑल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहा है, ठीक ना, हमारा जो है जैसे कि अभी पटना में मेट्रो बन रहा है, तो इस तरीके से जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, इससे हमारा क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, हमारा रहन सहन में चेंज हो रहा है। लोग जो है शहर जाना आसान हो गया, शहर चले जाते हैं, कोई भी कपड़ा खरीदना है तब छोटा दुकान में नहीं खरीदता, मॉल चल जाता है फट से, ऑनलाइन कपड़ा ऑर्डर कर देता है। तो ये सब चीज हमारा क्या हो रहा है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने की वजह से हम लोग सर, हमारा जो है हर चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन जीने का तरीका थोड़ा बदल चुका है हमारा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा यहाँ पे जो है लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप हमसे पूछिए। उसके बाद आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, ठीक ना। और आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके काम का बहुत सारा चीज़ फ्री में मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी बीटेक में बहुत समय है, आधा बीटेक ही हुआ है, समझ गए ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम। हम चाहेंगे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले।